आसिम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली अपने प्रोग्राम बात अवाम की के साथ हाजिर है। जैसे कि हम अक्सर कहते हैं, हर प्रोग्राम एक नया प्रोग्राम, हर प्रोग्राम के अंदर एक नया मेहमान और हर प्रोग्राम के अंदर एक नया मौजू। आज हमारा मौजू रियल्टर्स के बहुत से मसाइल हैं और स्पेशली जो आजकल टैक्सेस इन पर लग गए हैं बहुत ज़्यादा, उस पर ये बड़े परेशान हैं, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि हुकूमत के लिए, बल्कि अवाम के लिए। चूँकि जब मनी सर्कुलेशन नहीं होगी तो ये कैसे सर्वाइव कर सकें और कैसे ये मुल्क सर्वाइव करेगा। इस तरह एमएसडी स्कीम एक बहुत बड़ा बुरान था डॉलर का, जो उसने ख़त्म किया। आज भी अगर एमएसडी टैक्स स्कीम को बढ़ाया जाए, एक्सटेंड किया जाए, तो डॉलर की रेल फेयर बहुत अच्छी और बहुत बेहतर हो सकती है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी हमारे पैसे लेके फिर रहे हैं कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। इस वक्त सरमायाकारी का बेहतरीन मौका रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग के हवाले से बहुत बेहतरीन मौके है, जो हमारे दोस्त आतिफ मुस्तफ़ा साहब बताएंगे कि इस हवाले से ये क्या कहते हैं और इस तरह मुल्क में रियल्टर की कैसे उनके हकूक़ की पासदारी की जा सकती है, कैसे उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम आतिफ मुस्तफ़ा साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। बहुत शुक्रिया। आतिफ साहब ये बताएं, इस वक्त मुल्क के जो हालात चल रहे हैं, स्पेशली रियल्टर्स, कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग के हवाले से, आप क्या कहते हैं? देखिए जी, इस वक्त बड़ा अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान में कि हमारी रियल एस्टेट की इंडस्ट्री जो पिछले कुछ सालों में बड़ा किक ऑफ कर गई थी, बहुत सारे इंसेंटिव्स थे, बहुत सारी स्कीम्स थी, जिसकी वजह से काफ़ी पिकअप कर गई वो, और बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हो गई और उससे बड़ा फ़र्क पड़ा। खैर बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स, अगर मैं आपको इस वक्त हर किसी भी शहर को आप एग्जांपल ले लें, इस्लामाबाद ले लें, कराची, लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद, सैकड़ों में बिल्डिंग्स बन रही हैं, सैकड़ों में ऐसे ही। लेकिन हुआ क्या कि पिछली जब से अनसर्टेनिटी आई, जब से ये प्राइसेस का प्रॉब्लम शुरू हो गया, उस वक्त से सब प्रोजेक्ट्स आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके बंद होना शुरू हो गए। अब जो चैलेंज है, वो सबसे पहला चैलेंज तो ये है कि जी, चूँकि अब आपकी जो प्राइसेस हैं सीमेंट की, आपके स्टील की, जो कि मेन प्रोडक्ट है हमारी किसी भी बिल्डिंग के लिए, तो वो इतनी इन्फ्लेट कर गई कि जिसका कुछ अंदाज़ा नहीं। वो उसकी इन्फ्लेशन 10, 20, 30% नहीं बल्कि 100 में चली गई, कहीं पे 200, कहीं पे 300, कहीं पे 400%। और ये सिर्फ सीमेंट और स्टील का नहीं है, आप कोई भी प्रोडक्ट देख लें, चाहे आप वो छोटे छोटे आप एक्सेसरीज देख लें, सीपी सेट्स ले लें, आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट देख लें, प्लम्बिंग इक्विपमेंट देख लें, मैकेनिकल इक्विपमेंट देख लें, चाहे वो इंपोर्ट हो रहा है, चाहे वो लोकली बन रहा है, हर चीज़ की प्राइस बढ़ गई है। और इसके ऊपर अब मैं ये कहूँगा कि सोने पे सुहागा ये हो गया कि जो हम बिल्डर हजरात जो पहले से ही हम बहुत परेशान थे इन प्राइसेस की वजह से, जो प्राइसेस इतनी इन्फ्लेट कर रही थी और करेंसी हमारी डी वैल्यू कर रही थी, जिसकी वजह से मेनली प्राइसेस बढ़ रही थी, तो उसके ऊपर जो नए टैक्सेस गवर्नमेंट ने लगा दिए, ये तो बिल्कुल ही हम कहेंगे कि सोने पे सुहागा है। तो वो मुझे गवर्नमेंट की नीयत पे बिल्कुल भी शक नहीं। गवर्नमेंट ने बिल्कुल जो किया वो मुल्क के लिए बहुत अच्छा किया होगा, बहुत सोच समझ के किया होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ स्ट्रैटेजी का फुकदान है। जिन लोगों ने ये प्लानिंग की, वो ये लोग ये सोच नहीं सके कि भाई हम चाहते क्या हैं, क्योंकि कोई भी हम एक्शन करते हैं। मुस्तफा साहब ये बताएं कि रियल्टर्स के साथ या स्टेक होल्डर के साथ मशवरा नहीं किया गया कि वो किस तरीके से इंडेक्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और किस तरह करना चाहिए, क्योंकि रियल्टर्स और स्टेक होल्डर जो हैं वो एक बड़ा किरदार अदा करते हैं इस शोबे के अंदर। जी, बस कंसल्टेशन बहुत ज़्यादा कोई सेशंस नहीं हुए, क्योंकि गवर्नमेंट आए हुए बहुत थोड़ा सा टाइम हुआ और गवर्नमेंट आने के बाद शदीद क्राइसिस में भी रही और फौरन बजट भी आ गया, बजट फौरन आ गया। बड़ा अनफॉर्चुनेट था इस गवर्नमेंट के साथ, बड़ा अनफॉर्चुनेट था ये इस मुल्क के साथ। तो इतने थोड़े टाइम के अंदर वो कंसल्टेशन सेशंस उस तरह हो नहीं सके। सही। और देखिए, जो स्ट्रैटेजी की मैं बात कहूँ तो वो स्ट्रैटेजी मैं इस तरह आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो मेन चैलेंज है, गवर्नमेंट ने 3 बड़े किस्म की एक्टिविटीज़ इस वक्त की हैं। जो पहली एक्टिविटी उन्होंने ये की कि जी, जो एडवांस टैक्स परचेज़ के ऊपर, जो परचेज़र के ऊपर होता है, उसको उन्होंने डबल कर दिया फॉर फाइलर, और उसको 2.5 गुना कर दिया फॉर नॉन फाइलर। यानी जो पहले 1% और 2% होता था, उससे अब 2 और 5% कर दिया। यानी आप बात कर रहे हैं फाइलर की को 1% एडवांस टैक्स पे करता था, अब 2% हो गया। जी,
Exactly. और नॉन फाइलर के लिए 3% था, अब उसको 5% कर नहीं जी, नॉन फाइलर के लिए 2% था जिसको आप 5% कर दिया, बिल्कुल यानी 250 गुना बढ़ गया वो। बिल्कुल सही। अच्छा, दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट ने काम किया कि गवर्नमेंट ने गेन टैक्स भी जो है उसको भी बढ़ा दिया, वो 4 ईयर से अब 7 ईयर्स पे चला गया, तो वो भी बढ़ गया, मतलब 6 ईयर्स तक है और 7th ईयर उसका फ्री है, तो वो भी बढ़ गया और उसकी रेशियो जो 10 पे थी वो 15% पे चली गई। बिल्कुल सही। और तीसरा जो काम है वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक है और आउट ऑफ सिंक है। खतरनाक में उसे नहीं कहना इतना मुनासिब लफ्ज़ नहीं है, लेकिन जो तीसरा काम वो ये है कि उन्होंने तमाम फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर, चाहे वो किसी भी शेप के अंदर हैं, तो उसके ऊपर उन्होंने ये किया कि जी आप जो ऑलमोस्ट उसे अब वो कैलकुलेशन उन्होंने फेयर मार्केट वैल्यू का 20% उसका रेंट पहले कहा और फिर उसका फेयर मार्केट वैल्यू का 5% रेंट कहा और 5% का 20% कहा उन्होंने कि जी ये जो होगा ये अब आपके ऊपर वो बेसिकली आपका ये फिक्स टैक्स होगा। अब उसे कैटेगरी में किस में डालेंगे मैं इस पे सोच रहा हूँ, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली इट्स गोइंग टू बी प्रॉपर्टी टैक्स और इट्स गोइंग टू बी एन इनकम टैक्स, दोनों में से कोई एक चीज़ होगी। तो प्रैक्टिकली आप ये देखें कि अगर आपका 100 रुपए का प्लॉट है तो उसमें उन्होंने कह दिया कि जी 1 रुपया अब आपको हर साल उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, चाहे वो यूज हो रहा है नहीं हो रहा, वो यूज खाली हो पड़ा रहा हुआ है। जी, उसमें 2.5 करोड़ की एग्जाम्पशन है, यानी कि पहले 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी के पे एग्जाम्पशन है और जो उसके बाद वाली रकम है उसके ऊपर वो आपका 1% आपको देना पड़ेगा। ये जो इम्प्लीमेंटेशन है ये सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, ये इम्प्लीमेंटेशन ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए भी है, यानी दोनों के लिए ये तो सेम बहुत कर बड़ा दिया है। शबखून और हौसला जी। शिकनी नहीं है। देखें, अब मैं जो स्ट्रैटेजी की बात कर रहा था वो स्ट्रैटेजी की बात ये थी कि एक तरफ तो आप ये क्यों कर रहे हैं 1% का, आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पैसे जो पाकिस्तानी कौम के स्टक हुए हुए हैं प्लॉटों के अंदर, जी जी, और वो जो पैसे स्टक हुए हैं ज़मीनों के अंदर, और ज़मीनें कुछ भी ना अंडे देती हैं, मतलब वो ज़रूरी ज़मीनों की या प्लॉटों की, मैं उन प्लॉटों की बात कर रहा हूँ जिनके ऊपर कोई ज़रात नहीं होती, तो वो ना तो अंडे देते हैं और ना ही बच्चे देते हैं, और ना ही इससे मुल्क का कोई नुकसान हो रहा है, हुकूमत का कोई नुकसान हो रहा है। और उनकी प्राइसेस सिर्फ पिछले 1.5 साल में देखें तो 3 गुना हो गई। गवर्नमेंट का स्टेप बुरा तो नहीं, गवर्नमेंट ने तो ठीक किया कि यार हमारा दौलत है, हमारी फंसी पड़ी है प्लॉटों में, मैं इस दौलत को बाहर निकालता हूँ, मैं जब मैं टैक्स लगाऊंगा तो लोग बाहर निकालेंगे और ये जो दौलत है ये हमारी इंडस्ट्री में चली जाएगी, यही हमारे स्टॉक में चली जाएगी और ये जीडीपी की ग्रोथ का में कंट्रीब्यूट करेगी। लेकिन आसिफ सर, इसके पीछे वजह क्या थी, क्या इस पे स्टेटमेंट देते हैं? क्या सर, मैं फुकदान कहूंगा कि स्ट्रैटेजी का, हमेशा मैं ये कहूंगा थोड़ा सा होमवर्क कम हुआ। आप एक तरफ चाह रहे हैं कि दौलत आ जाए मार्केट में, दूसरी तरफ जब आप ट्रांसफर ऑफ प्लॉट के ऊपर आपने दोनों टैक्स बढ़ा दिया। ये देखें, ये कुछ मजाक नहीं हो गया हमारे साथ। सही। यानी कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि भाई दौलत निकालो, प्लॉटों को बेचो, जमीनों को बेचो और ये इंडस्ट्री में लेकर आओ और स्टॉक में लेकर आओ और एक्टिविटी, इस तरह की एक्टिविटी करो जिसमें कि मुल्क की इकॉनमी चले, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि मत बेचो क्योंकि टैक्स ज्यादा कर दिया मैंने। तो भाई खुद ही अपनी स्ट्रैटेजी तो क्लियर कर लो। बहुत बड़े तजाद हैं, खुला तजाद है, इस पर बात करते हैं, लेकिन नाज़रीन अभी वक्त हो जा रहा है एक वक्त का, कहीं मैं जगह स्टे विद अस। From the House of Zaytoon, the master developers that brought you New Lahore City. Your city for life. A fully developed and delivered community housing project that has been satisfying our residents for over a decade now. And the flagship residential marvel, Zaytoon City, that has set the bar high with the record-breaking fastest delivery in Lahore. Now introducing the crown jewel of their 35 years portfolio in real estate. Zaytoon Lifestyle, LDA approved. Live your dreams amongst the aesthetic amenities introduced ever. A class apart, a luxury you see, a city of tomorrow and best of our expertise. Lahore is evolving to Zaytoon Lifestyle. 3, 5, 8, 10 मरला और 1 कनाल रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 2, 4,
और 8 मरला कमर्शियल प्लॉट्स। 2,70,000 रुपए से बुकिंग और महाना किस्त सिर्फ 15,000 रुपए से। The yet to come has arrived. Zaytoon Lifestyle 0800 11 a project of Zaytoon. अब हमारी बारी है। Pepsi, cricket and music, the choice of every generation. ये देखो, मुझे तुम्हारी बचपन की तस्वीरें मिली हैं। यस, गोल! अम्मा बस 1 मिनट। हाँ, हेलो। मेरे हाथ छुड़ा के दूर। हिरा, आओ तुम्हारे तेल लगा दूं। नहीं अम्मा, सुबह कॉलेज पे तो जाना है। अच्छा। वक्त की दौड़ में निकले आगे दूर। बेटा जी खाला, ये फेसबुक कैसे चलाते हैं? अरे असद, कीमे वाले पराठे बनाए हैं। कीमे वाले पराठे? अम्मा मैं बर्गर खा लूंगा ना। अच्छा लाएं। अकाउंट बन गया। Is that mom? It was so much fun, you know. Auntie is socializing. हाँ? अबे आंटी ने पराठे भेजे, कहाँ हैं? Oh, cute. हाँ, हेलो। अम्मा ये क्या है? देखा कितनी प्यारी लग रही है। तुम्हें याद है जब तुम नाराज होती थी तो मैं तुम्हें क्या खिलाती थी? अम्मा सब थोड़ी डालते हैं इधर। पर फासले यार तुम और आंटी शुरू से इतना क्लोज हो? हेलो मम्मी, आप क्या कर रही हैं फेसबुक पे? बेटा, वैसे तो तुम लोगों से बात होती नहीं, तो सोचा शायद इस तरह ही हो जाए। तो करें ना। रुक कर फिर मुड़े और गले लगाए, बातें प्यार की सुने और कुछ रिश्तों में प्यार कभी कम नहीं होता, उन्हें सेलिब्रेट करें। हैप्पी मदर्स डे फ्रॉम वॉल्स क्रीमी डिलाइट्स। वेलकम नाज़रीन, खुश आमदेद। जैसे कि आज हम आप प्रोग्राम देख रहे हैं हमारे रियल्टर्स की वजह से, ना सिर्फ मैंने जैसे पहले कहा, इसमें रियल्टर्स का फ़ायदा नहीं है, इसमें आपका फ़ायदा है, हुकूमत का फ़ायदा। अगर इनसे मुशावरत कर ली जाती, इनसे बातचीत कर ली जाती, एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाई जाती, जैसे आतिफ मुस्तफ़ा साहब कह रहे हैं जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं द क्लाउड सर्विसेज के, इनकी सर्विस बड़ी अच्छी हैं।
अगर कभी मौका मिले तो उनको जरूर आजमाइएगा, आपको पता चलेगा ये क्लाउड सर्विस क्या काम करते हो, किस तरह काम करते हैं, इनसे हम पूछेंगे। लेकिन अभी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं वो इन हालात में किस तरह इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करें? देखिए सर, मेरा जो सबसे पहला रिक्वेस्ट होगी गवर्नमेंट को, और देखें जब मैंने पहले तो हमने जिस तरह डॉक्टर बीमारी को बताता है और बीमारी के बाद इलाज की तरफ जाता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि अब मैंने प्रॉब्लम तो हाईलाइट कर दिया, मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ इस गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन इट्स नॉट फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म। मैं चाह रहा हूँ कि मेरी गवर्नमेंट जो है वो इम्प्रूव करे और इस तरह के स्टेप ले जिसके ऊपर वाकई जो वो चाहते हैं वो अचीव भी कर सके। ऐसे ही तो आपने ओवरसीज की बात की, तो मैं ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट ने ये जो टैक्स लगाया है 1%, मैं शायद अपने सब तमाम प्रॉपर्टी और डेवलपर्स के अंदर शायद मैं उस 1% को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जो कि इस टैक्स के हक में है। सही, यानी मैं तो खुश हो रहा हूँ कि काश के गवर्नमेंट ने, बल्कि मैं अमेरिका में जब मैं कहता हूँ कि यही टैक्स जो है 7% और 6% तक होता है, तो गवर्नमेंट ने 1% लगाया और 2.5 करोड़ तक जब उसने लगा दी तो उसने एग्जेम्पशन दे दी जो उन लोगों को जो के कम इनकम वाले लोग हैं या जिनके कम एसेट्स हैं। तो एक्सीलेंट स्टेप। मैं ये भी कहता हूँ कि ये लगाना भी अच्छा है और इसको आहिस्ता आहिस्ता आप बढ़ाएं, 1% की बजाय 2, 3, 4 पे ले आएं। और बिल्कुल प्लॉट कुछ भी नहीं कर रहे, आप प्लॉटों पे लगाएं टैक्स ताकि प्लॉटों के लोग रुझान कम हो और लोग और कंस्ट्रक्शन में आए या फिर इंडस्ट्री में जाए पैसा ये वाला। और ओवरसीज को देखें, मैं पाकिस्तानी हूं, मैं यहाँ पे बैठा हूं, मैं यहाँ पे आपकी रोड्स इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं आपकी अस्पतालें यूज कर रहा हूं, मैं आपके स्कूल यूज कर रहा हूं, मैं आपकी इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा हूं, लेकिन जो मेरा भाई बैठा है ओवरसीज वो तो कुछ भी नहीं यूज कर रहा है, इस मुल्क को डॉलर भी दे रहा है, तो वो तो बेचारा सब कुछ उधर यूज कर रहा है, उधर भी टैक्स दे रहा है और आपने उसके ऊपर इधर भी टैक्स लगा दिया। बड़ा पुराना मुतादा था आपका। तो जो 1% आप मुझ पे लगा दें यार, मैं तो इधर ही कमा रहा हूँ ना और मैं सारी आपकी सर्विसेज ले रहा हूँ, लेकिन जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उसको आप कुछ ना कुछ तो फायदा दें। मुझे 1 लगाते हैं उसको 0.5 लगाएं, या मुझे 1 लगाते हैं मुझे आप और उसे 0.25 लगाएं, ताकि उसे पता चले कि यार तुम हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हो, तुम उधर सब कुछ कमा के जो तुम पैसे हमें भेज रहे हो हम तुमसे कम टैक्स लेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम मजीद पैसे हमें भेजो और हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करो। तो ये जो गवर्नमेंट ने काम कर दिया, इसके बाद ओवरसीज बेचारा जो है वो ये सोचेगा यार मैं उधर भी टैक्स दूं, मैं इधर भी टैक्स दूं, मैं क्या फायदा मुझे इधर भेजने का, उधर ही सब कर। मुसा साहब बड़ी अच्छी बात की। एक तरफ तो हम IMF से $1 करोड़ की मिन्नतें कर रहे हैं कि कर्ज दे दो, $1 करोड़, और ये जो हमारे पाकिस्तानी हैं ओवरसीज पाकिस्तानी वो हर साल कई अरब हमें भेजते हैं, तो उनकी हम हौसला शिकनी कर रहे हैं। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। आप क्या कहते हैं कि उनको क्यों इस पे लाया जाए कि इस वक्त हालात मुल्क के बहुत अच्छे हैं, इस मुल्क की खातिर इन्वेस्टमेंट करें यहाँ पे? देखिए, मैं आपको जर्नली मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि हमारा मुल्क बहुत अच्छा है जी, और इस मुल्क में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ग्रोथ की और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है सक्सेस ऑफ बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट की, जो कि आपको किसी भी डेवलप्ड कंट्री में नहीं मिलती। जो पाकिस्तानी इधर इन्वेस्ट कर रहा है वो इधर से उतना ज़्यादा पैसे कमा सकता है जो पैसे वो अमेरिका से, यूरोप से या वेस्ट से नहीं कमा सकता, और मिडल ईस्ट में तो रिस्ट्रिक्शंस ही बहुत हैं। मैं इस यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगा, आप हमारे नाज़रीन को बताइए कि कितनी ग्रोथ है पर एनम, कितने % प्रॉफिट आपको मिल सकता है अगर आपने एक इन्वेस्टमेंट किया तो? देखिए जी, मैं अगर अपने प्रोजेक्ट्स की बात करूँ तो नॉर्मली हमारे जो अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं, हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुके हैं, हम लोग अप टू 40-50% पर एनम पे दे रहे हैं। गुड। दिस इज समथिंग विच वी आर ऑलरेडी गिवन एंड दिस इज समथिंग विच इज ऑलरेडी प्रूवन। ये इन्वेस्टर के लिए आप कह रहे हैं? जी, यानी कि आप अगर पाकिस्तान की जो प्रॉपर्टी है और स्पेशली बिल्डिंग्स वगैरह में आप इन्वेस्ट करें तो आपका, आप समझें आपने 1 करोड़ पे अभी लगा दिया तो आप हर साल उसके ऊपर 50 लाख तक कमा लेते हैं। तो इतनी ग्रोथ तो दुनिया में कहीं नहीं है। और सेव एंड साउंड कैसे है? देखिए, प्रॉपर्टी की जो बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट होती है ये हमेशा सिक्योर होती है अनलेस एंड अनटिल आप किसी फ्रॉड में नहीं फंस गए। बिल्कुल सही। तो आपने सिर्फ ये देखना है कि यार मैं जिसके साथ इन्वेस्ट कर रहा हूँ क्या ये फ्रॉड तो नहीं है, इसने पास्ट में कुछ डिलीवर किया है या नहीं किया, इस बंदे का प्रोफेशनल क्या एक्सपोजर है, क्या प्रोफेशनल बैकग्राउंड है। अच्छा सर, मैं सॉरी आपका मौजू थोड़ा सा फिर दोबारा वापस लेके जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि बजट का मसला भी बड़ा सीरियस चल रहा है और गवर्नमेंट को मेरे ख्याल में कुछ इस तरह के एक्शंस करने चाहिए ताकि गवर्नमेंट आसानी हो। बिल्कुल। सबसे पहली चीज जो गेन टैक्स इन्होंने एडवांस टैक्स बढ़ा दिया परचेजर के लिए, मेरा ख्याल है कि उसको इनको रिवर्स करना चाहिए। एडवांस टैक्स जब ये परचेजर के लिए रिवर्स करेंगे तो आपकी एक्टिविटी ज्यादा होगी। बिल्कुल। असूली तौर पे अगर मैं इनकी जगह पे होता या कोई पॉलिसी मेकर्स को मैं तो
ये कहता कि आपने जो एडवांस टैक्स पहले 1% और 2% ले रहे थे, आप लोगों को बेनिफिट दें कि भाई एक तरफ मैं प्रॉपर्टी टैक्स लगवा रहा हूँ 1% ऑफ द टोटल प्रॉपर्टी वैल्यू, जो कि ह्यूज अमाउंट बनेगी, और दूसरी तरफ मैं जो है आपका एडवांस टैक्स कम कर देता हूँ। अगर वो कम नहीं कर सकते तो एटलीस्ट मेंटेन करें। दूसरी बात, एक और बात मैं आपसे कहूँगा, गेन टैक्स जो है इट्स एन एग्जेम्पशन टू द प्रॉपर्टी सेक्टर। राइट, अच्छा, गुड। ये लोगों को समझ नहीं आती। लोग ये समझते हैं कि भाई गेन टैक्स मैं जो देता हूं ये तो मुझे गवर्नमेंट को पैसे देना पड़ते हैं। दर हकीकत ऐसा नहीं है। दर हकीकत अगर मैं इनकम टैक्स दूं, फॉर एग्जांपल मैंने एक प्लॉट लिया 20 करोड़ का या 25 करोड़ का, और वो प्लॉट मैंने कुछ अरसे के बाद जो है 50 करोड़ का बेच दिया, तो अब मुझे एक्चुअली इनकम टैक्स 25 करोड़ के ऊपर देना है, जो कि प्रॉफिट है मेरा। सही। जब मेरे प्रॉफिट के ऊपर मेरी स्लैब बनेगी तो वो स्लैब आपको पता है कि 15% से तो बहुत ऊपर है। तो गवर्नमेंट जो ये गेन टैक्स लगा रही है, ये गवर्नमेंट अपना जो गेन टैक्स की वजह से जो गवर्नमेंट ने नॉर्मल इनकम टैक्स में, गेन टैक्स इज एन इनकम टैक्स, तो गवर्नमेंट ने जो इनकम टैक्स मेरा स्लैब 35% पे लेना था या 38% पे, आई डोंट नो एग्जैक्टली, वो बड़ी होगी, तो वो एक्चुअली मुझसे 15% डिमांड कर रही है, यानी कि मुझे तो 20% की एग्जाम्पशन दे रही है। बिल्कुल सही। और सारा रियल एस्टेट सेक्टर इसके ऊपर शोर मचा रहा है कि भाई आप क्यों ले रहे हो गेन टैक्स, क्यों ले रहे हो ज्यादा। अरे यार, मैं कहता हूँ गेन टैक्स आप जीरो कर दें, खत्म करें, आप सिंपल इनकम टैक्स लें, और आपका जो 15% 10% आप गेन लेते हैं, इसकी बजाय आप अपने सिस्टम को ठीक करें तो आपको 35% और 30% मिलेगा। ये भी बताइए, आपने बड़ी अच्छी बात की, बड़े अच्छे तरीके से क्लियर किया आपने मामला को टैक्सेस के हवाले से। आपकी जो इस्लामाबाद स्टेट एजेंट एसोसिएशन है और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान डायरेक्टर्स, क्या उसमें कोई किरदार अदा कर रही? देखिए, अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा हमारे जो एसोसिएशंस हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल नहीं प्ले कर सकती गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ, क्योंकि वो बहुत सारे फोरम्स जो हैं, चूँकि ये नई इंडस्ट्री है और गवर्नमेंट के साथ बहुत सारी चीज़ें मैच्योर होने वाली हैं, मतलब अभी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं है, होनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल। और इवन आबाद हमारा एक और फोरम है जिसका मैं उसका बहुत शुरू के मेंबर्स में से हूँ इस्लामाबाद में। तो आबाद का भी अगर देखें तो आबाद कराची के लेवल पे तो बहुत एक्टिव है, लेकिन वो सिंध के लेवल पे तो एक्टिव है, लेकिन जब फेडरल गवर्नमेंट की आती है बात तो देयर इज़ अ वेरी मिनिमल प्रेजेंस ओवर हियर। और इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आबाद से बहुत ज़्यादा मशवरे लेती थी, लेकिन वो सब मशवरे कराची के हवाले से होते थे। वक्त की कमी बहुत बड़ी आड़े आती है, लेकिन मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा, ये जो द क्लाउड सर्विसेज है, ये क्या क्या पेश करती है अपने अवाम के लिए, हुकूमत के लिए, और अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी को कैसे अट्रैक्ट करती है, कैसे शेयर करती है अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ? देखिए सर, हमारे जो हम लोग मल्टीपल प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुके हैं। पहले तो आप बताइए, जैसे आपने खुद कहा कि हिस्ट्री क्या आपकी? मैं सर एक एंटरप्रेन्योर हूँ, बाय प्रोफेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। मैं यूईटी से 95 सेशन था मेरा। और कौन कौन से प्रोजेक्ट और जी, तो मैंने कोई 10-12 साल मुख्तलिफ कंपनियों में काम किया, जिसमें मोबलिंग मेरी लास्ट जॉब थी। मैंने 7 साल वहाँ पे एज ए सीनियर मैनेजर काम किया था। उससे पहले वारिद और मुख्तलिफ टेलीकॉम के सेक्टर्स में मैं रहा, लैक्सन ग्रुप में भी रहा हूँ। और फिर उसके बाद मैंने 2011 ऑनवर्ड्स बिज़नेस में मैं आ गया, और मुझे वो एंटरप्रेन्योरशिप का शौक़ चढ़ा और मैंने बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। सही। तो अल्लाह का शुक्र है, इस वक्त तक हम लोग मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इस्लामाबाद के सबर्ब्स में और इस्लामाबाद के अंदर हम डिलीवर कर चुके हैं। हमारा जो क्लाउड सर्विसेज के नाम से हमारी कंपनी है, हमारा ब्रांड नेम क्लाउड है। हमारे जितने प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें क्लाउड का वर्ड ज़रूर आता है। इसमें क्लाउड उसकी कोई ख़ास वजह? बेसिकली जी, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो मैं सॉफ्टवेयर सर्विस करता होता था, और वो क्लाउड बेस्ड सर्विसेज होती थी सारी। तो वो मुझे आतिफ क्लाउड वाला के नाम से मैं मशहूर होने शुरू हो गया। तो उस वजह से तो एवरीथिंग जो है वो उसी के क्लाउड के साथ ही फिर चलने शुरू होगी जब से मैं बिजनेस कर रहा हूँ। आप बहुत थोड़े से टाइम के लिए हमारे नाज़रीन को बताएं, और सिर्फ पाकिस्तान के लिए, जैसे मैंने कहा कि कैसे वो आपके साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा सर, हमारे इस वक्त भी जो 90% कस्टमर्स हैं वो सब ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। बहुत बड़ी बात। और उसमें होता ये है कि चूँकि हम सब इंस्टॉलमेंट्स पे चीज़ें दे रहे होते हैं, हम बहुत सारे घर बना चुके हैं, विलास के हमारे 2-3 फेजेस हैं, बिल्डिंग्स हमने मिड राइज बनाई, हाई राइज बनाई, वो हमें इंस्टॉलमेंट्स पहले पे कर रहे होते हैं। जब चीज़ बिल्डिंग रेडी होती है तो हम उनको रेंट पे करना। और ये प्रोजेक्ट कहाँ पे हैं? हमने जी गुलबर्ग ग्रीन्स में किया है, हमने F11 में किया है, हमने DHA में किया है, हमने B17 में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए
किए हैं। और मैं मज़ेदार आपको ये बात बताऊं कि शुरू में वो हमें इंस्टॉलमेंट हमारे ओवरसीज़ कस्टमर्स देते हैं, बाद में हम उनको देना शुरू हो जाते हैं, और हम उनसे कहते हैं कि आपने सिर्फ पैसे लगाने हैं, कोई हेडेक कोई परेशानी आपकी नहीं होगी, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले हमारे अकाउंट में आते थे पैसे, अब उनके अकाउंट में जाना शुरू हो जाते हैं। आतिफ साहब, आपने जो बात की कि जहाँ पे आपके प्रोजेक्ट हैं, जैसे आपने कहा कि गुलबर्ग ग्रीन में है, बैरियटाउन में, बाकी भी जो आपने बताएं, वो सारी इस्लामाबाद के इर्द गिर्द हैं और इस्लामाबाद के अंदर शामिल वो इलाके हैं और बड़े अच्छे इलाके हैं और सर्विस स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है इनका। जी बिल्कुल। आप क्या कहना चाहते हैं आइंदा कोई आने वाला जो आपका हैवी प्रोजेक्ट है? जी, अभी हम लोग क्लाउड टावर 1 के नाम से नया प्रोजेक्ट एक लॉन्च कर रहे हैं। ये 12 कनाल के ऊपर है और ये 27 मंजिला बिल्डिंग है। ये इस्लामाबाद की 6th टॉलेस्ट बिल्डिंग बनने जा रही है। कितने फ्लोर की? और 27 स्टोरी, और ये फुल रेजिडेंशियल अपार्टमेंट बिल्डिंग है। इट्स गोइंग टू बी सुपर लग्जरी बिल्डिंग। बहुत सारी इसमें एमिनिटीज़ की फ्लोर्स हमने रखी, जिसमें हैंगिंग गार्डन, सीनियर सिटीजन लाउंज, ह्यूज जिम, डे केयर सेंटर, उसके अलावा कम्युनिटी हॉल और वर्ल्ड क्लास। वैसे आइंदा आने वाले दौर की तमाम ज़रूरत पूरी कर रहे हैं आप। नाज़रीन, बहुत लुत्फ़ है, टाइम की कमी की वजह से हम इनसे इंशाल्लाह दोबारा एक सेशन करेंगे। अभी गुफ्तगू बड़ी तकनीकी का मुज़ाहरा कर रही है। अभी हम समझते हैं कि इनसे बहुत से सवाल ऐसे हो गए चाहते थे जो होने चाहिए, लेकिन अभी वक्त की कमी की वजह से नहीं कर सके। लेकिन मैं आपको एश्योर करता हूँ कि आतिफ मुस्तफ़ा खान साहब से हमें दोबारा एक बहुत जल्द एक अच्छा सेशन करेंगे, 1 घंटे का सेशन करेंगे, और जो द क्लाउड सर्विस है उसके बारे में मज़ीद मालूमात आप तक मिल जाएंगे।